न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। ये विलियम ग्लैडस्टोन के शब्द हैं और ये हमें सीधे आज के हमारे अहम मुद्दे पर लाते हैं। नमस्कार और हमारी आज की इस विशेष गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हाल में काफ़ी चर्चा में रहा है और जिसका भारतीय लोकतंत्र और हमारी न्यायपालिका के कामकाज पर आप समझिए गहरा असर पड़ता है। ये विषय है न्यायालय की अवमानना, जिसे अंग्रेजी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। ये चर्चा देखिए खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। और हाँ, आम जानकारी के लिए भी ये उतनी ही ज़रूरी है। हम जो भी बात करेंगे वो द हिंदू में छपी सामग्री के आधार पर होगी, उसका एक आलोचनात्मक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही है कि ये जो एक जटिल सी कानूनी अवधारणा लगती है, इसे थोड़ा खोल कर समझें, इसके अलग अलग पहलू देखें और ये भी कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके बीच संतुलन कैसे बनाती है। हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, आपने भी शायद सुना हो, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कुछ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं और ऐसी बातों को टॉप कोर्ट के अधिकार को, मतलब उसकी अथॉरिटी को कमजोर करने वाला माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब ऐसी बातें मीडिया में और खासकर आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए इतनी तेज़ी से फैलती हैं, तो ये न्याय देने की जो प्रक्रिया है, उसमें एक तरह से दखल-अंदाज़ी और रुकावट पैदा करने जैसा भी समझा जा सकता है। इससे हमारे जो संवैधानिक नैतिकता के मूल्य हैं, उनके ढांचे को सीधा नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। और जैसा आपने इशारा किया और हमारे सोर्स मटेरियल में भी है, इसी वजह से अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग भी उठी है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस अहम विषय की परतों को खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये जो न्यायालय की अवमानना है, इसका संवैधानिक आधार क्या है। मतलब संविधान में कहाँ से ये शक्ति मिलती है कोर्ट्स को। अनुच्छेद 19(2) का जिक्र तो आता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो उचित प्रतिबंध लगते हैं उनमें से भी गिनता है, पर वो प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। हाँ, अनुच्छेद 19(2) एक आधार जरूर देता है प्रतिबंधों के लिहाज से, लेकिन जो शक्ति का असली स्रोत है और उसकी प्रकृति, वो हमें अनुच्छेद 129 और 215 में मिलती है। ये अनुच्छेद क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? आसान शब्दों में कहें तो ये वो अदालतें हैं जिनके फैसले रिकॉर्ड पर रखे जाते हैं, सुरक्षित, और वो आगे आने वाले मामलों के लिए नज़ीर यानी मिसाल का काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी दर्जे के साथ इनमें मतलब स्वाभाविक रूप से अपनी अवमानना के लिए सजा देने की शक्ति भी शामिल होती है। ये शक्ति इन्हें कहीं बाहर से नहीं मिली है, ये इनके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने में ही है। अच्छा, यानी ये शक्ति सीधे संविधान से ही आ रही है। पर जैसा आपने कहा कि संविधान खुद प्रक्रिया या परिभाषा बहुत विस्तार से नहीं बताता, तो फिर इसका पूरा ढांचा, इसकी डिटेल्स कहाँ मिलती हैं? हाँ, बिल्कुल। तो इसी संवैधानिक शक्ति को एक तरह से लागू करने के लिए और इसे विस्तार देने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाया गया। यही वो कानून है जो बताता है कि भाई अवमानना क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और अगर अवमानना होती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। सब कुछ इसी एक्ट में है। तो संविधान, आप समझ लीजिए, नींव है और ये एक्ट उस पर बनी इमारत। ठीक है। तो ये जो 1971 का एक्ट है, ये अवमानना को कैसे बांटता है? क्या इसके अलग-अलग प्रकार हैं? हाँ, मुख्य तौर पर ये एक्ट अवमानना को दो हिस्सों में बांटता है। पहला है दीवानी अवमानना यानी सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और ये दोनों अलग अलग हैं, इनको समझना जरूरी है क्योंकि इनकी प्रकृति, इनमें मंशा का रोल और इनके नतीजे भी अलग होते हैं। अच्छा, तो पहले दीवानी अवमानना के बारे में बताइए, ये क्या है? एक्ट की धारा 2(ख) बताती है कि दीवानी अवमानना का मतलब है जानबूझकर, ध्यान दीजिएगा, जानबूझकर अदालत के किसी फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या किसी और प्रक्रिया को न मानना। इसमें यह भी शामिल है कि अगर आपने अदालत को कोई वचन दिया है, कोई अंडरटेकिंग दी है और आप जानबूझकर उसका उल्लंघन करते हैं, तो ये मूल रूप से अदालती आदेशों की जानबूझकर की गई अनदेखी से जुड़ा है। समझ गया। ये तो सीधा सीधा आदेश ना मानने की बात हुई, वो भी जानबूझकर। और आपराधिक अवमानना, इसके नाम से तो लगता है ये ज्यादा गंभीर, या इसका दायरा शायद बड़ा होगा। हाँ, आपराधिक अवमानना का दायरा निश्चित तौर पर बड़ा है और ये थोड़ा ज्यादा जटिल भी है।
इसे धारा 2(ख) में बताया गया है। इसके तहत कोई भी ऐसा पब्लिकेशन, मतलब कुछ छापना या बोलना, चाहे शब्दों से, इशारों से, तस्वीरों से, किसी भी तरह से, या फिर कोई भी ऐसा काम करना शामिल है जिसका असर इन 3 में से कोई एक हो। पहला, वो किसी अदालत के अधिकार को कलंकित करता हो या कम करता हो, scandalizes or lowers the authority of the court. जैसे बिना किसी सबूत के जज पर झूठे आरोप लगाना। दूसरा, वो किसी चल रही न्यायिक कार्यवाही में, मतलब जो केस अभी चल रहा है, उसमें पूर्वाग्रह पैदा करे या दखल दे या ऐसा करने की कोशिश करे, Prejudices or interferes. जैसे किसी केस के बारे में झूठी खबरें फैलाना। और तीसरा, वो किसी भी और तरीके से न्याय के प्रशासन में, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में दखल दे या दखल देने की कोशिश करे, जैसे किसी गवाह को डरा दिया या कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डाल दी। अरे वाह, ये तो मतलब काफी व्यापक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अवमानना सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर न मानने या जज का अपमान करने तक ही नहीं है। ये तो पूरी न्याय व्यवस्था के काम में रुकावट डालने या उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने वाले किसी भी काम को कवर कर लेती है, भले ही वो सीधे किसी आदेश का उल्लंघन ना भी हो। बिल्कुल। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि ये सिर्फ अवज्ञा नहीं है, बल्कि न्याय प्रशासन को बाधित करने वाले या उसकी प्रतिष्ठा को कम करने वाले बड़े दायरे के एक्ट्स को शामिल करता है। मकसद यही है कि कोर्ट की गरिमा बनी रहे और वो ठीक से काम कर सके। ठीक है, ये प्रकार समझ आ गए। अब सवाल ये उठता है कि ये अवमानना की कार्यवाही शुरू कौन कर सकता है? क्या सिर्फ कोर्ट ही कर सकती है? नहीं, एक्ट इस बारे में भी बताता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अपनी अवमानना के लिए खुद से, यानी स्वतः संज्ञान लेकर, जिसे सुओ मोटो कहते हैं, कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा काम हुआ है जो अवमानना है, तो वो खुद ही मामला शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ कोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर कोर्ट खुद कुछ ना करे पर किसी और को लगे कि अवमानना हुई है, जैसे मान लीजिए मुझे या आपको लगे कि सोशल मीडिया पर कोई कमेंट आपराधिक अवमानना है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कोई तीसरा पक्ष भी, मतलब कोई आम नागरिक या संस्था, अदालत में याचिका दायर करके कार्यवाही शुरू करने की मांग कर सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक जरूरी शर्त है। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो याचिकाकर्ता को पहले भारत के अटॉर्नी जनरल से सहमति लेनी होगी। अच्छा। हाँ, और अगर मामला किसी हाई कोर्ट का है तो उस राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की सहमति लेनी जरूरी है। अच्छा, ये सहमति क्यों जरूरी है? ये सहमति एक तरह से आप समझिए एक चेक या फिल्टर का काम करती है, ताकि इस कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। मतलब ऐसा ना हो कि लोग छोटी छोटी बातों पर या आपसी रंजिश निकालने के लिए अवमानना का केस करने लगें। इससे ये सुनिश्चित होता है कि केवल गंभीर मामले ही कोर्ट तक पहुंचे। ये जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं उस सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दे पर। आलोचना की सीमा क्या है? कहां पर कोर्ट के फैसले या न्यायपालिका के काम की निष्पक्ष आलोचना खत्म होती है और अवमानना शुरू हो जाती है? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, खासकर जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) और उस पर लगे उचित प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) की बात करते हैं। ये यूपीएससी के लिए भी एक अहम टॉपिक है। बिल्कुल, और ये संतुलन वाकई बहुत नाजुक है। इसको समझने के लिए हमें अदालतों के फैसलों को देखना पड़ता है। जैसा कि एक पुराना लेकिन महत्वपूर्ण मामला है अश्विनी कुमार घोष बनाम अरविंद बोस 1952। उसमें कोर्ट ने कहा था कि कोई फैसला आ जाने के बाद उसकी निष्पक्ष और तर्क के साथ आलोचना करना अवमानना नहीं है। मतलब न्यायपालिका कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस पर सवाल ही ना उठाया जा सके। हाँ, पर ये निष्पक्षता की लाइन कहाँ है? वो कौन सा पॉइंट है जहाँ टिप्पणी निष्पक्ष नहीं रह जाती और अवमानना बन जाती है? कई बार ये डर रहता है कि कहीं ये कानून जजों को हर तरह की आलोचना से बचाने का हथियार ना बन जाए। ये चिंता बिल्कुल जायज है और अदालतें भी इस बात को मानती हैं। देखिए, सीमा तब टूटती है जब आलोचना निष्पक्ष ना होकर दुर्भावना से भरी हो, उसमें तथ्यों को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया हो, अपमानजनक या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर उसका मकसद ही न्यायपालिका की गरिमा को गिराना या उसके अधिकार को कमजोर करना हो। एक और केस है अनिल रतन सरकार बनाम हीरक घोष 2002। उसमें कोर्ट ने जोर दिया था कि अवमानना की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सावधानी से करना चाहिए। इसे तभी इस्तेमाल करें जब या तो आदेश का साफ साफ उल्लंघन हुआ हो या फिर न्याय के प्रशासन में सचमुच कोई रुकावट डाली गई हो।
क्या कोई हाल का या कोई ऐसा लैंडमार्क केस है जो इस फर्क को और साफ करता हो, खासकर आपराधिक अवमानना के मामले में? कहाँ बिल्कुल। एमवी जयराजन बनाम केरल उच्च न्यायालय 2015 का मामला इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हमारे सोर्स मटेरियल में भी इसका जिक्र है। इसमें हुआ ये था कि एक व्यक्ति ने पब्लिक भाषण में हाईकोर्ट के एक फैसले की आलोचना करते हुए बहुत ही अपमानजनक और कह सकते हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपराधिक अवमानना माना। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ आलोचना नहीं थी, बल्कि इसका मकसद न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करना और न्याय प्रशासन को बाधित करना था। तो यहाँ से जो सीख मिलती है वो ये कि आलोचना का तरीका और भाषा भी बहुत मायने रखती है। सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि कैसे कह रहे हैं। अपमानजनक भाषा जो है वो निष्पक्ष टिप्पणी की सीमा को पार कर जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तरीका और भाषा। हाँ, और हाल में भी जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, षणमुगम एट लक्ष्मी नारायणन बनाम मद्रास उच्च न्यायालय के एक ताज़ा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही बात दोहराई है कि अवमानना कानून का जो मूल उद्देश्य है वो न्याय प्रशासन की प्रक्रिया को ठीक से चलाना है, उसे बनाए रखना है। इसका मकसद हर तरह की आलोचना को रोकना नहीं है। तो कुल मिलाकर सारे निकलता है कि अदालतों के काम पर, उनके फैसलों पर एक लोकतांत्रिक दायरे में रहकर सवाल उठाना, बहस करना, यहाँ तक कि आलोचना करना भी गलत नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शायद जरूरी भी है। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक आलोचना पर कोई रोक नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा, और स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक बहुत अहम स्तंभ है, और वो राज्य के लिए प्राथमिकताएं तय करने में भी भूमिका निभा रही हैं, ताकि न्याय प्रशासन सही से चले, उसकी पवित्रता बनी रहे। ये जरूरी है कि अदालतें बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर पाएं। और अगर कोई जानबूझकर गलत बातें फैलाए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में, तो ये बहुत तेजी से होता है। बस यहीं पे मामला गंभीर हो जाता है। स्रोत साफ कहता है कि चाहे सरकार हो या आम नागरिक, सबको ये समझने की जरूरत है कि जानबूझकर गलत बयानी करना या तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये न सिर्फ अवमानना हो सकता है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए भी खतरनाक है। ऐसा करके हम असल में न्याय मिलने की प्रक्रिया को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। अन्याय को दूर करने की जो प्रक्रिया, उसी में बाधा डाल सकते हैं। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, हाल के विवादों में यही चिंता जताई गई कि कुछ टिप्पणियां शायद टॉप कोर्ट के अधिकार को कमजोर करने और न्याय प्रशासन में रुकावट डालने वाली थीं। तो ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही, और दूसरी तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा और उसका प्रभावी कामकाज, ताकि वो बिना डरे, बिना किसी पक्षपात के न्याय दे सके। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने न्यायालय की अवमानना से जुड़े कई अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। हमने इसकी संवैधानिक और कानूनी बुनियाद देखी, अनुच्छेद 129, 215 और 1971 का एक्ट। हमने दीवानी और आपराधिक अवमानना का फर्क समझा, कार्रवाई कैसे शुरू होती है, स्वतः संज्ञान और अटॉर्नी एडवोकेट जनरल की सहमति की क्या भूमिका है, ये भी देखा। और सबसे जरूरी, निष्पक्ष आलोचना और अवमानना के बीच की वो जो बारीक सी रेखा है, उस पर भी हमने गौर किया। हाँ, और हमने ये भी देखा कि अदालतों ने अलग अलग फैसलों के जरिए इस संतुलन को बनाने की कोशिश कैसे की है। अश्विनी कुमार घोष से लेकर अनिल रतन सरकार, एमवी जयराजन और हाल के षणमुगम मामले तक यही बात निकल कर आती है कि अवमानना कानून का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया की रक्षा करना है, आलोचना को दबाना नहीं। और ये भी साफ हुआ कि जानबूझकर की गई गलत बयानी या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कैसे न सिर्फ अवमानना बन सकता है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को भी चोट पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो चलते चलते आज का एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां कोई भी खबर या राय, चाहे सही हो या गलत, पलक झपकते ही फैल जाती है, वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष आलोचना के अधिकार, और दूसरी तरफ न्यायपालिका की अवमानना से न्यायपालिका को बचाने की जरूरत, इन दोनों के बीच वो सही रेखा कैसे खींची जाए, उसे कैसे बनाया रखा जाए, हम ये कैसे पक्का करें कि जवाबदेही भी हो और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई अनुचित हमला भी ना हो, इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।
उम्मीद है कि द हिंदू पर आधारित यह गहन चर्चा आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी, खासकर उन श्रोताओं के लिए जो यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपनी कोई राय देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली चर्चा तक के लिए नमस्कार।